हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और कैसे चली आप लोगों की पढ़ाई। बिल्कुल मस्त। और सुनाओ, कोई नई ताज़ा बताओ अपने बारे में। बिल्कुल मस्त है ना। चलो तो हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने कार्टोग्राफी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं ऑलरेडी। और इसके अलावा कार्टोग्राफी के अलावा हमने जियोमॉर्फोलॉजी का एक चैप्टर पहले कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उस वीडियो को भी देखना आप। कार्टोग्राफी का एक वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको ध्यान में रहे। चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और बेल आइकन के दबा के हमारे साथ जुड़ जाओ। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम आप ठीक है जी, तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं आज का। इस क्विज का क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्न में से जिसने सूर्य के तल से निःसृत ज्वारीय फिलामेंट से हमारे सौर परिवार के ग्रहों की उत्पत्ति मानी वह है। यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने फिलामेंट्स के आधार पर, ज्वारीय फिलामेंट्स के आधार पर हमारे सौर परिवार के ग्रहों की उत्पत्ति मानी है। बताओ कौन है। तो देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन से पता चलता है, यहाँ पर ज्वारीय फिलामेंट लिखा हुआ है, ज्वारीय फिलामेंट। तो यहाँ पर ज्वारीय संकल्पना किसने दी थी? जेम्स जीन्स ने दी थी। ज्वारीय परिकल्पना किसने दी थी? जेम्स जीन्स ने दी थी। और इन्होंने बताया था कि जो सौरमंडल के ग्रह हैं, समस्त ग्रह हैं, उनकी उत्पत्ति किसके आधार पर हुई है? फिलामेंट्स के आधार पर हुई है। ठीक है जी, देखो यहाँ पर देख लो, चाय पी लो सभी के सभी। यहाँ पर देख लो, ज्वारीय परिकल्पना का सबसे पहले प्रतिपादन 1919 में जेम्स जीन्स ने किया था। उसके बाद 1929 में जेफरीज मॉर्गन ने इसमें संशोधन किया था। दोनों को ध्यान में रखना है आपको। संलग्न भित्ति जिस साधन के निक्षेप से बनती है वह है। बताओ, संलग्न भित्ति किसके द्वारा बनती है? तो देखो, यहाँ पर बिल्कुल सीधा सा पता चल रहा है हमें, भित्ति है जो इन तीनों से तो बन नहीं सकती, क्योंकि भित्ति कहाँ पर बनती है? कोरल नहीं, भित्ति कहाँ पर बनती है? महासागरों में बनती है, सागरीय क्षेत्र में बनती है। ठीक है, स्पीट सागरीय लहरों के निक्षेप से बनती है। जो स्पीट होता है, स्पीट को ही हिंदी में भित्ति बोलते हैं। स्पीट को हिंदी में भित्ति बोलते हैं। तो भित्ति आ जाए चाहे स्पीट आ जाए, ये दोनों लहरों के द्वारा बनती हैं। दूसरी बात, इसका एक भाग है जो शीर्ष स्थल या हेडलैंड से संलग्न होता है, जबकि दूसरा सिरा सागर से की ओर निकला और खुला होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पैटरनोस्टर किस प्रकार की झील है? बताओ, पैटरनोस्टर किस प्रकार की झील है? और पैटरनोस्टर के बारे में आपको एक बात और बतानी है कि हिमानी द्वारा एक अपरदनात्मक स्थलाकृति है, एक हिमानी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है जिसमें पैटरनोस्टर नामक झील का निर्माण होता है। तो वो कौन सी स्थलाकृति है जिसमें पैटरनोस्टर झील का निर्माण होता है? बताओ। तो देखो, यहाँ से आपका ये तो कंफर्म हो गया कि जो पैटरनोस्टर झील है वो हिमानीकृत स्थलाकृति है। लेकिन बताओ कि पैटरनोस्टर झील कौन सी स्थलाकृति में बनती है? एक स्थलाकृति है हिमानी द्वारा निर्मित जिसमें पैटरनोस्टर झील का निर्माण होता है, जिसको हिमानी झील भी कहते हैं। देखो मैं बताता हूं, ये क्या है? सिड्डी है, सिड्डी नुमा। हिमानी के अपरदन द्वारा एक सिड्डी नुमा स्थलाकृति का निर्माण होता है। और इस सिड्डी नुमा स्थलाकृति में ही जहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है? पैटरनोस्टर झील का निर्माण हो रहा है। ये क्या है? एक सिड्डी नुमा स्थलाकृति है। ठीक है, जिसको हिमसोपान बोलते हैं।
ये बहुत विशाल आकार की होती है, देवता आकार की होती है। इसको ऐसे माना जाता है जैसे राक्षसों की सिद्धियाँ होती है ना, उस तरीके की माना जाता है, क्योंकि बहुत विशाल आकार की होती है, जिसको हिम सोपान बोलते हैं। ठीक है, तो हिम सोपान में किसका निर्माण होता है? पीटरनोस्टर झील का निर्माण होता है, जिसको हम हिमानी झील भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, यदि बहती हुई नदी का वेग 2 गुना हो जाए तो नद भार उठाने की क्षमता कितनी गुना बढ़ेगी? तो देखो कितना गुना बढ़ेगी, मैं सारी बातें समझा चुका हूँ भाई। 64 गुना बढ़ेगी। कितना गुना? 64 गुना। हम इसको भार धोने की क्षमता भी बोल सकते हैं। नद भार उठाने की क्षमता या भार धोने की क्षमता कितना गुना बढ़ेगी? 64 गुना बढ़ेगी। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे क्या होता है। देखो यहाँ पर एक विद्वान थे जिनका नाम था गिलबर्ट महोदय, और गिलबर्ट महोदय ने 6th पावर, छठी शक्ति का सिद्धांत दिया। ठीक है, और इसमें उन्होंने बताया कि यदि नदी के जो वेग है, नदी का जो वेग है उसको यदि डबल कर दिया जाए तो जो भार धोने की क्षमता है, जो परिवहन क्षमता है या नद भार उठाने की जो क्षमता है वो कितना गुना बढ़ेगी? 36 गुना, वो 64 गुना बढ़ेगी। तो इन्होंने क्या बताया, छठी के सिद्धांत में क्या बताया कि वो 6 गुना बढ़ेगी। यदि नदी का जो वेग है वो 3 गुना बढ़ता है तो ये कितना गुना बढ़ेगी? आप इसको कैसे सोल्व करोगे? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, मतलब 3 को 6 बार गुना कर दोगे। यदि नदी का वेग 4 बार बढ़ता है तो भार उठाने की क्षमता कितनी बार बढ़ेगी? तो 4 को 6 बार गुना कर देना, वो आंसर आएगा। ठीक है, रिएक्टर स्केल के बारे में बताओ। रिएक्टर स्केल के बारे में बताओ। एक अपर्दन शक्ति और होती है, अपर्दन शक्ति, वो 2 गुना बढ़ेगी। अपर्दन शक्ति कैसे बनती है? 2 गुना बढ़ती है। तो बताओ, वो हम आगे पढ़ेंगे। रिएक्टर स्केल का विकास कब किया गया था? प्यारे साथियों, रिएक्टर स्केल का विकास मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे चार्ल्स रिएक्टर। ठीक है, उन्होंने 1935 में रिएक्टर स्केल का निर्माण किया। इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता की उस ऊर्जा की गणना की जाती है जो सेलों से मुक्त होती है। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रिएक्टर स्केल के द्वारा सेलों से निर्मुक्त होने वाली उष्मा का या ऊर्जा का मापन किया जाता है। ठीक है, पैमाने की हर इकाई अपनी पिछली इकाई के मुकाबले 31 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, ऊर्जा की बात की जा रही है यहाँ पर, और तीव्रता की। तो देखो, यदि तीव्रता की बात की जाए, देखो जो रिएक्टर स्केल में जब यदि पिछले पैमाने से, पिछली इकाई से अगली इकाई पर जाते हैं तो जो ऊर्जा निर्मुक्त होने की जो कैपेसिटी है वो कितना गुना बढ़ती है? 31 गुना बढ़ जाती है। और यदि तीव्रता की बात की जाए तो तीव्रता 10 गुना बढ़ती है। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज डैट रिएक्टर स्केल पर 6 का भूकंप आ रहा है, कहीं पर 8 का भूकंप आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाए कि तीव्रता कितना गुना बढ़ी? तो बीच में कितना फंसा है? 7 हो रहा है बीच में। ठीक है, तो 6 से 7, 10 गुना यहाँ पर बढ़ गई, फिर 10 गुना यहाँ पर बढ़ेगी। ये दोनों क्या होंगे? आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और कितना हो जाएगा? 100 गुना बढ़ जाएगी। यदि ऊर्जा निर्मुक्ति की बात की जाए यहीं पर ही, यदि रिएक्टर स्केल के 6 पैमाने पर से कहीं पर भूकंप 6 पैमाने का आ रहा है, वहीं कहीं भूकंप 8 पैमाने का आ रहा है, तो रिएक्टर स्केल के ऊपर ऊर्जा निर्मुक्त कैपेसिटी कितना गुना बढ़ेगी? 6 से 8 की तुलना में कितना गुना बढ़ेगी? एक अंक बीच में 7 गायब है, हमने ऐड कर लिया। 6 से 7 तक जाने में 31 गुना बढ़ गई, फिर 7 से 8 तक जाने में 31 गुना बढ़ गई। 31 को 31 से गुना कर लेना, उतना गुना क्या बढ़ेगी? ऊर्जा निर्मुक्त बढ़ेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एक मर्केली स्केल और होता है। मर्केली स्केल क्या होता है? क्षति को मापता है कि इससे कितना नुकसान हुआ है। हम्मादा क्या है? देखो हम्मादा क्या है? हम्मादा लीबिया क्षेत्र में के चट्टानी मरुस्थलों को बोलते हैं। जो लीबिया का जो चट्टानी मरुस्थल है उसको क्या बोलते हैं? हम्मादा बोलते हैं। देखो यहाँ पर 3 मरुस्थलों की बात होती है, मैं दिखा देता हूँ आपको। एक हम्मादा है, दूसरा रैग व शरीर है, और तीसरा अर्गिया कौम है। ठीक है, यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं इस कंफ्यूज को दूर करता हूँ, आपका कंफ्यूज। देखो ये 3 शब्द है, पथरीला है, बलुई है और चट्टानी है।
हम मादा है, रैग है, शरीर है, अर्घ और कौम। इन शब्दों में देखो रैग कौन से शब्द में प्रयोग किया गया है, रैग का प्रयोग कौन से शब्द में हुआ है, तीनों में बताओ। और यहाँ पर तीनों में बताओ रैग का प्रयोग कौन से में हुआ है। तो यहाँ पर पथलीला में रैग का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर रैग में रैग का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो पथलीला, रैग, शरीर दोनों में हो रहा है, देख लो। यहाँ पर रैग का प्रयोग, यहाँ पर रैग का प्रयोग, यहाँ पर रैग का प्रयोग। तो पथरीला, रैग, शरीर दोनों में रैग का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद भाई अर्घ कौम, अर्घ कौम को एक जोड़े की तरह याद कर लो, अर्घ कौम। तो इन तीन शब्दों में स्वर का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है, स्वर का प्रयोग बलुई, ई में स्वर का प्रयोग है, स्वर है ये स्वर। और यहाँ पर देखी जाए तो यहाँ पर स्वर कौन से में, ए में है। ठीक है, ए एक स्वर है, ई एक स्वर है, स्वर स्वर ववल ववल्स मिल जाएंगे आपस में। तो बलुई ई स्वर है, अर्घ कौम में ए स्वर है। अर्घ कौम को आप एक शब्द के रूप में याद कर लो। और बचा चट्टानी, जो कि हम मादा है, हम मादा चट्टानी है। समझ में आ गया ना, ये मेरा खुद का तरीका था, बाकी आप जिस तरीके से भी याद करना चाहो कर सकते हो, चाहो तो फॉलो कर लो, अदरवाइज अपना कोई तरीका बना लो। यदि पर्वत के विभिन्न ढालों पर समान ऊंचाई पर बने सर्क तो किस स्थलाकृति को बनाते हैं। यदि पर्वत के विभिन्न डालों पर समान ऊंचाई पर सर्क बने तो किस स्थलाकृति को बनाते हैं, इस स्थलाकृति को बनाते हैं। पहला है यू आकार की घाटी, दूसरा है श्रृंग, तीसरा है हिमगर्त और चौथा है रोसमोटोने। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। गजब का क्वेश्चन है भाई, गजब का। तो देखो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, श्रृंग का निर्माण होगा, गिरिश्रृंग या हॉर्न का निर्माण होगा। कि जब किसी भी पर्वत या किसी भी पहाड़ी के दोनों साइड जब विभिन्न सड़कों का निर्माण हो जाए तो उस स्थलाकृति को क्या बोलते हैं, हम हॉर्न या गिरिश्रृंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सड़कों का निर्माण हो रहा है। मैं सड़क का निर्माण करके दिखा देता हूँ एक बार इस तरीके से। ये सड़क का निर्माण हो गया, यहाँ पर ये सड़क का निर्माण हो गया, यहाँ पर इस सड़क का निर्माण हो गया, यहाँ पर इस सड़क का निर्माण हो गया, यहाँ पर यहाँ सड़क का निर्माण होगा, यहाँ पर यहाँ सड़क का, यहाँ पर यहाँ सड़क का, यहाँ पर यहाँ सड़क का निर्माण होगा, यहाँ सड़क का निर्माण होगा, यहाँ सड़क का निर्माण होगा, यहाँ सड़क का निर्माण हो गया। तो अब इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे रोसमोटोन या वो सॉरी गिरिश्रृंग या हॉर्न बोलेंगे। रोसमोटोन दूसरा होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, हॉर्न या गिरिश्रृंग बोलेंगे। सबसे अधिक भयंकर विस्फोटक और विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सा है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी है, वैल्केनो तुल्य ज्वालामुखी है, स्टॉम्बोलो तुल्य ज्वालामुखी है या पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है। बताओ इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा ज्वालामुखी है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, चाहो तो हर कोई आंसर दे सकता है इस क्वेश्चन का, इतना गजब का क्वेश्चन है। और भाई इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो ना तो समझो बहुत ही कमज़ोर तैयारी आप लोगों की, यह भी ध्यान रखना आप। रियल में बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कसम खा के कह रहा हूँ आप लोगों की, मेरी तो खाऊंगा नहीं, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना। तो देखो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। देखो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा सिलिका की मात्रा पाई जाती है। यदि ज्वालामुखियों के आधार पर देखा जाए, क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पर कि इनमें से किस में सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ध्यान रखना इन चारों में सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा पिलियन तुल्य ज्वालामुखी में पाई जाती है। दूसरी बात, जिस लावा में सिलिका की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा और उतना ही ज़्यादा खतरनाक होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जब सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो उसमें अम्लीयता की मात्रा अधिक होगी, तो जो उसका निस्तरण होगा, मतलब वो जब वो लावा बाहर निकलेगा तो क्या कैसे निकलेगा, तीव्र विस्फोट के साथ निकलेगा, भयंकर विस्फोट के साथ निकलेगा। और यदि उसमें सिलिका की मात्रा कम है तो उसमें क्षारीयता का गुण होगा, तो वो बिल्कुल फैल के धीरे धीरे निकलेगा, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का विस्फोट नहीं होगा, वो बहुत दूर तक फैलता हुआ निकलेगा। अम्लीय आग्नेय चट्टानों का उत्तम उदाहरण है। तो यहाँ पर हमें अम्लीय आग्नेय चट्टान बतानी है, तो देखो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ सारी बातें। अम्लीय आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है, एक अम्लीय आग्नेय चट्टान है। डायोराइट व एंडेसाइट क्या है, एक मध्यवर्ती चट्टान है।
बेसाल्ट, गैब्रो और डोलेराइट क्या है? एक क्षारीय चट्टान है। और पेरिडोटाइट एक अति क्षारीय चट्टान है। हमें क्या क्या याद करना है एक बार देख लो आप। देखो ग्रेनाइट क्या एक अम्लीय चट्टान है, हमें ये याद रखना है। पेरिडोटाइट एक अति क्षारीय चट्टान है, हमें ये याद रखना है। बेसाल्ट, गैब्रो और डोलेराइट एक क्षारीय चट्टान है, हमें ये याद रखना है। इसको छोड़ दो चाहे आप, ठीक है। तो ये तीन ही याद रख लो। ग्रेनाइट अम्लीय चट्टान है, पेरिडोटाइट अति क्षारीय चट्टान है, बेसाल्ट, गैब्रो और डोलेराइट तीनों की तीनों क्षारीय चट्टान है। भाई इस क्वेश्चन का आंसर हर किसी को देना है। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी मैंने इसका बात किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर था। अपसल्कन किस प्रकार का अपक्ष है? बताओ अपसल्कन किस प्रकार का अपक्ष है? भौतिक अपक्ष है, रासायनिक अपक्ष है, जैविक अपक्ष है या जैव रासायनिक अपक्ष है? और भाई जो भी चैनल पर नया है ना, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और हर क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग। 42 दिन बचे हुए हैं। 42 दिन में आप चाहो तो डूंगर भी ढा सकते हो, पहाड़ भी ढा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो 42 दिन में आप। पता है ना, लोग एक एक महीने में तो अंतरिक्ष जाकर चांद तारों के बारे में जान के आ जाते हैं और हमें भी बता देते हैं कि भाई चांद पर ये यार ये नहीं है। ये तो ज्योग्राफी है यार, रियलिटी है। अंतरिक्ष में जाते हैं जो 42 दिन में रुककर पूरे ब्रह्मांड के बारे में बता देता है एक आदमी जाकर। वो सारी बातें बता देता है कि चांद पर मिट्टी है, चांद पर ऑक्सीजन है, चांद पर ये खनिज है, चांद पर ये खनिज नहीं है, चांद पर आदमी रह सकता है या नहीं रह सकता। और तुम धरती पर रहते हुए इतना बेस्ट कंटेंट मिलते हुए यदि जेआरएफ नहीं निकालते हो तो मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। और देखो पीडीएफ लेना चालू कर दो भाई, अब मत देखो 150 रुपये की तरफ, पीडीएफ लो। मैं 100 रुपये नहीं लेता, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो, लेकिन मेरे भी पेट का काम है यार भाई। शरीर में भगवान ने एक ऐसी चीज़ बना दी भूख, जिसकी वजह से आदमी कुछ भी काम करने के लिए तैयार है। भूख की वजह से आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है भूख की वजह से। मैं तो मात्र 150 रुपये की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा चार्ज लेता है न्यू में। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्पसंख्यन क्या है? भौतिक अपक्ष। ध्यान दो, अपपत्रण एक शब्द था, अपपत्रण या अल्पसंख्यन दोनों एक ही है। अपसल्कन और अपपत्रण दोनों एक ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी चट्टान है उसके ऊपर सूर्य ताप की वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से चट्टान का परतों के रूप में अपक्ष होता है, अपर्दन होता है परतों के रूप में। एक परत हटी, फिर दूसरी परत हटी, फिर तीसरी परत हटी, इस तरीके से जो प्याज का छिलका हटता है ना, उसी तरीके से परतों का अपर्दन होता है, हटती हैं परतें। तो उसको क्या बोलते हैं हम? अपसल्कन बोलते हैं या अपपत्रण बोलते हैं। जो किसकी वजह से होता है? भौतिक होता है, सूर्य की वजह से होता है, सूर्य के प्रकाश की वजह से। आपने देखा होगा कभी डूंगर या पहाड़ के ऊपर चढ़े हो आप, तो वहाँ पर देखना जो पहाड़ के ऊपर का जो परत है ना, वहाँ पर जो पत्थर पड़े हुए हैं, वहाँ पर अपसल्कन या अपपत्रण का आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। अब देखो भाई मैं सारा सारा बता देता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं। भौतिक अपक्ष या आंतरिक अपक्ष दोनों एक ही हैं। खंड विखंडन, अपदलन या अपसल्कन और कणिकीय विखंडन तीनों इसके उदाहरण हैं। रासायनिक अपक्ष की बात की जाए तो ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, जल योजन को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन बोलते हैं। और डिसिलिकेशन, ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन और डिसिलिकेशन तीनों रासायनिक अपक्ष से संबंधित है। और प्राणी वर्गीय अपक्ष की बात की जाए, जैविक अपक्ष है, वानस्पतिक अपक्ष है, मानव जनित अपक्ष है और जैव रासायनिक अपक्ष है। तीनों के तीनों प्राणी वर्गीय अपक्ष के उदाहरण हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता मैं आपको। मेसा व बूटे किस अभिकर्ता के कार्य से बनते हैं? इस क्वेश्चन का तो आंसर दे देना यार, कुछ शर्म करके दे देना, रियल में नहीं दो तो आप। शर्म तो आती होगी थोड़ी बहुत, तो उसके आधार पर दे दो आंसर। देखो मेसा और ब्यूटे दोनों के दोनों शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली अपर्दनात्मक स्थला करती हैं। मेसा व ब्यूटे शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली अपर्दनात्मक स्थला करती हैं, जिनका निर्माण वायु एवं जल के सम्मिलित प्रभाव से होता है। अगला क्वेश्चन भाई बहुत गजब का क्वेश्चन है। कौन सी नदी पुनर्युवन कायाकल्प का कारण नहीं है?
और भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर कर देना, उसको मत भूल जाना, कभी आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाओ। एक छोटा सा काम बताता हूँ फ्री का, जो तो कर दिया करो टाइम के अकॉर्डिंग। नदी पुनर्जीवन या कायाकल्प का कारण कौन सा नहीं है? जलवायु, नदी में जल की कमी, नदी में नदभार की कमी, समुद्र तल में परिवर्तन। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा भी पढ़ा है ना आपने नदी पुनर्जीवन के बारे में या कायाकल्प के बारे में। भाई मैंने ये सारी बातें पढ़ा दी बहुत ही डिटेल से। देखो इसको नवोन्मेष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवोन्मेष भी बोलते हैं, पुनर्जीवन भी बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल से बता देते हैं आपको। चलो इसको छोड़ो। देखो नवोन्मेष के लिए नदी में जल की कम मात्रा नहीं होनी चाहिए। जलवायु भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। नदी में नदभार की कमी भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। समुद्र तल में परिवर्तन ये भी होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हम थोड़ा सा बता देते हैं। नवोन्मेष 3 प्रकार का होता है। एक डायनामिक गतिक नवोन्मेष होता है, एक सुस्थितिक नवोन्मेष होता है और एक स्थितिक नवोन्मेष होता है। ये सारी बातें ध्यान में रखना भाई लोगों। ओ क्या गजब का क्वेश्चन है भाई। यदि घाटी हिमनद अपर्दन करते हुए समुद्र तटों पर आ मिलती है तो वे निर्माण करती हैं। यार ये क्वेश्चन तो इतना सिंपल है यार, हर किसी को आंसर दे देना चाहिए। फियोर्ड तट, रिया तट, डॉल्मेशियन तट या तटस्थ तट। देगा कोई आंसर इस क्वेश्चन का? तो देखो मैं खुद बता देता हूँ। यहाँ पर भाई फियार तट आएगा। ठीक है, देखो फियार तट में एक अंतर है। यहाँ यदि हिमनद शब्द नहीं होता ना तो रिया तट होता। यहाँ पर हिमनद शब्द आते ही क्या हो गया? फियार तट हो गया। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक वी आकार की घाटी होती है। क्या होती है? एक वी आकार की घाटी होती है। ठीक है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में एक वी आकार की घाटी होती है। यदि ये घाटी हिमनदीय क्षेत्र में है या हिम में डूबी हुई है तो उसको हम फियार्ड कहेंगे। और यदि ये घाटी जल में डूबी हुई है, जलीय क्षेत्र में है, तो उसको हम रिया तट बोलेंगे। ठीक है, डॉल्मेशियन तट क्या होता है आप खुद बताओ एक बार। डॉल्मेशियन तट क्या होता है? वरना मैं तो बताऊंगा ही। दो भाई डॉल्मेशियन तट आ जाओ। इस प्रकार के तटों पर पहाड़ी व उच्च भाग समुद्र तट के समानांतर होता है। देखो डॉल्मेशियन तट क्या होता है? डॉल्मेशियन तट होता है पहाड़ियों के या उच्च भूभाग के समानांतर होते हैं। डॉल्मेशियन तट पहाड़ों या उच्च भूभाग के समानांतर होता है। अब इस पर डॉल्मेशियन तट पर पहाड़ व उच्च भूभाग का प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर पहाड़ियाँ अधिक ऊंची होती हैं, उच्च भूभाग अधिक ऊंचा होता है, वहाँ पर डॉल्मेशियन तट सकरा होता है। और जहाँ पर पहाड़ियाँ नीची होती हैं, कम ऊंची होती हैं, वहाँ पर क्या होता है? डॉल्मेशियन तट अधिक विस्तृत होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। जहाँ पर पहाड़ियाँ या उच्च भूभाग होगा वहाँ पर डॉल्मेशियन तट सक्रिय होंगे। जहाँ पर पहाड़ियाँ कम ऊंची होंगी या कम ऊंचा भूभाग होगा वहाँ पर डॉल्मेशियन तट अधिक विस्तृत होंगे। कीप के आकार क्या होती हैं? सारी रिया तट कैसा होता है? फेनल के आकार का होता है। कीप के आकार का होता है? जब लावा भूप्रपट्टी के अंदर मध्यवर्गीय भागों में गुंबदाकार आकृति में जमता है तो बनता है बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, डाइक। भाई ये मैंने इतनी बार समझा दिया, रियल बता रहा हूँ मैं। क्या बताऊँ यार, खुद का भी नहीं समझाऊंगा। इतनी बार समझा दिया मैं ये क्वेश्चन आपको, और अभी भी गलत करते हो ना तो यार आपकी गलती नहीं मेरी गलती है फिर, यदि आप इस क्वेश्चन को आप गलत करते हो तो। क्योंकि आपको तो मैं कोई गलती बता ही नहीं सकता आपकी, तो आपने तो बहुत याद करने की कोशिश की होगी इसको। चलो कोई नहीं, हम बता देते हैं भाई। इसका आंसर होगा बैथोलिथ। क्या होगा? बैथोलिथ होगा। भूप्रपट्टी के अंदर मध्यवर्गीय भागों में गुंबदाकार आकृति में जमता है, उसको हम क्या कहते हैं? बैथोलिथ बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो भाई बैथोलिथ के बारे में। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के विभिन्न रूप। देखो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? बैथोलिथ है, लैकोलिथ है, इसके अलावा फैकोलिथ है, डाइक है, सिल है, ये सारे के सारे हैं।
ठीक है, अब इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये बता देता हूँ। बैथोलिथ है जो ग्रेनाइट चट्टानों से बना होता है। ठीक है, आप खुद पढ़ो इसको, मैंने तो बहुत सारी बार पढ़ा दिया ये। चूना प्रधान क्षेत्रों में अनाच्छादन किस प्रमुख प्रक्रिया से होता है? अपघर्षण से होता है, सन्निकर्षण से होता है, गोलीकरण से होता है या अपवाहन से होता है? बता दो भाई आंसर। बहुत गजब का क्वेश्चन है, गजब वाला, रियल बता रहा हूँ, दिल खुश हो गया क्वेश्चन को देखते ही। अब आंसर देके, आंसर गलत देके दिल को दुखी करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। चूना प्रधान क्षेत्रों में अनाच्छादन किस प्रमुख प्रक्रिया से होता है? भाई गोलीकरण के कारण होता है। अनाच्छादन किसके कारण होता है? गोलीकरण के कारण होता है। देखो, भूमिगत जल में रासायनिक ऋतु क्षरण मुख्यतः गोलीकरण प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। भूमिगत जल में रासायनिक ऋतु क्षरण में मुख्यतः गोलीकरण की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, गोलीकरण का मतलब होता है जल में घुलनशील। कार्स्ट प्रदेश किस देश में अवस्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाने वाला तो है नहीं ये क्वेश्चन। कार्स्ट प्रदेश किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखना, मैं सारी बातें बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आपका आंसर का वेट नहीं कर रहा, क्योंकि आंसर दिख गया आपको। देखो, कार्स्ट प्रदेश पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया के वास्तविक कास्ट प्रदेशों के अलावा विश्व में, देखो ध्यान रखना, जो कास्ट प्रदेश है सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया में। इसके अलावा फ्रांस के कोकेसस क्षेत्र में, और ग्रीस में, स्पेनिश में, और उत्तरी पोर्टोरिको में। कास्ट प्रदेश सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं? पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया में मिलते हैं। और इसके अलावा जो कास्ट प्रदेश हैं, कास्ट इलाकृतियाँ हैं, फ्रांस के कोकेसस पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है, और इसके अलावा ग्रीस क्षेत्र में मिलता है। ज़्यादा याद करना तो चाहो तो कर सकते हो। देखो, पारगम में छिद्रित श्रृंग स्थलाकृति का निर्माण होता है। मैंने भी बताया था, ग्रीस श्रृंग और हॉर्न का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमनद द्वारा होता है। अभी मैंने बताया था, जस्ट पहले बताया था, ग्रीस श्रृंग या हॉर्न। जब किसी भी पहाड़ी के दोनों साइड बहुत सारे सर्क बन जाते हैं, तो उससे एक नई स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसको हम ग्रीस श्रृंग या हॉर्न कहते हैं। और जो कैसी है? हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है। हिमनद अवक्षेप मैदान का निर्माण होता है। तो भाई सीधी सी बात है, मैदान का निर्माण तो किससे होता है? निक्षेपण के द्वारा ही होता है। मैदान चाहे कोई सा भी हो, उसका निर्माण निक्षेपण के द्वारा ही होता है, ध्यान में रखना। मैदान चाहे कैसा भी हो, उसका निर्माण निक्षेप के द्वारा ही होता है। चाहे लोहेस का मैदान हो, चाहे सामान्य मैदान हो, और चाहे आउटवॉश प्लेन हो। जो हिमानी द्वारा निर्मित मैदान होते हैं ना, उनको इंग्लिश में आउटवॉश प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटवॉश प्लेन बोलते हैं। जैसे एस्कर कैम है, कैम वेदिका है, हिमनद अवक्षेप है, कैटिल है, कैटल गर्तिका है। ये क्या है? हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। कौन कौन? एस्कर है, कैम वेदिका है, कैटल है, कैटल गर्तिका है, हिमनद अवक्षेप है, आउटवॉश प्लेन है। ये सारे क्या हैं? हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। तीनों माध्यमों से कौन सी तरंग गुजरती है? सुबह वाली क्लास में मैंने डिटेल से समझा दिया, पी तरंगों को, एस तरंगों को, एल तरंगों को। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अब भी देखो। उस वीडियो को देखने के बाद आप पी, एल, एस इन तरंगों में ना तो किसी के बाप से कंफ्यूज होंगे, और ना ही किसी के बाप से एक भी क्वेश्चन गलत करोगे। गारंटी है मेरी, लिख के दे सकता हूँ मैं। पी, एस, एल तरंग यदि मेरी पढ़ लिया आपने, मैंने पिछले वीडियो में समझाया, जो किसी भी कंडीशन में आप उस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। गारंटी है, लिख के दे सकता हूं मैं ये बात। तो ध्यान देना, प्राथमिक तरंगें हैं वो किस में गुजरती हैं? तीनों माध्यमों में गुजरती हैं, ठोस, तरल और द्रव, तीनों माध्यमों में। ठीक है, देखना यहाँ पर, पी तरंगें तीनों में गुजरती हैं, ठोस, तरल और गैस में। एस तरंगें हैं जो केवल ठोस से गुजरती हैं, द्रव से नहीं गुजरती। और भाई जो एल तरंगें हैं वो केवल धरातलीय भागों में चलती हैं। एल तरंगें केवल धरातलीय भागों में चलती हैं, एस तरंगें केवल ठोस में चलती हैं, द्रव में जाकर ये विलुप्त हो जाती हैं। और जो पी तरंग हैं वो आर पार तीनों में चलती हैं, चाहे गैस आए, चाहे द्रव आए, चाहे ठोस आए। तो ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, यदि हमें पृथ्वी के आंतरिक कोर का अध्ययन करना है, यदि हमें पृथ्वी के आंतरिक कोर का अध्ययन करना है, तो हमें निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग का उपयोग करना पड़ेगा?
या निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग हमारा सहयोग करेगी? ध्यान रखना, कौन सी करेगी? पी तरंग करेगी। चलो ठीक है, आज से हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 30 मिनट की क्लास हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। चैनल पर बने रहो, ऐसे वीडियोस देखते रहो, गजब तरीके से तैयारी करो। 42 दिन में रियल आप चाहो जो कर सकते हो, ये तो JRF है। ठीक है, थैंक्स देखने के लिए सभी को, बाय।